क्या होता है जब वो इंसान जिसे आप अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, वही आपको मौत के मुंह में धकेल दे? ये कहानी है प्रिया की, जिसके पति ने उसे उसके सबसे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको बताएगी कि कभी-कभी जहां अंत दिखाई देता है, वहीं से एक नई और खूबसूरत शुरुआत होती है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको रुलाएगा, हंसाएगा और आखिर में उम्मीद की एक नई किरण दिखाएगा। प्रिया और रोहन मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आम शादीशुदा जोड़ा थे। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उन्होंने मिलकर एक होम लोन लिया था और अपने छोटे से फ्लैट को बड़े प्यार से सजाया था। प्रिया एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी और रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन घर की दीवारों के पीछे एक और सच्चाई थी, और उस सच्चाई का नाम था सुनीता जी, रोहन की मां। सुनीता जी को प्रिया कभी पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि प्रिया ने उनके लाडले को उनसे छीन लिया है। वो अक्सर प्रिया पर ताने कसती और रोहन हमेशा अपनी मां का ही पक्ष लेता, जिससे प्रिया अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। यही घुटन धीरे धीरे उसके रिश्ते और उसकी सेहत दोनों को खाए जा रही थी। प्रिया की उंगलियां कांप रही थीं। उसने चाय का कप मेज पर रखा तो गर्म चाय छलक कर उसके हाथ पर गिर गई। आह! उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। रोहन, जो सोफे पर बैठकर अपने फोन में व्यस्त था, ने बिना नजर उठाए कहा, क्या हुआ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? प्रिया ने अपनी जली हुई उंगली को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं। मैं कह रही थी, आज मां के घर जाना जरूरी है क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रोहन ने आखिरकार फोन से नजर हटाई। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। प्रिया, हर बार का यही नाटक है तुम्हारा। जब भी मां के घर जाने की बात होती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। उन्होंने फोन करके खास बुलाया है। प्रिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। नाटक नहीं है रोहन, मुझे सच में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। पिछले एक हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है। लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। रोहन खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखे बिना बोला, बस आधे घंटे की तो बात है। तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूं। उसका लहजा इतना रूखा था कि प्रिया का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे वो किसी दीवार से बात कर रही है। मुंबई की उमस भरी शाम थी। गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई थी और हॉर्न का शोर कानों में चुभ रहा था। प्रिया खामोशी से बाहर देख रही थी। उसे अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आ रहे थे। तब रोहन कितना अलग था, वो उसकी कितनी परवाह करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सुनीता जी का दखल बढ़ता गया और रोहन बदलता गया। वो अब अपनी मां की कठपुतली बन चुका था। क्या सोच रही हो? रोहन ने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही, प्रिया ने धीरे से कहा। वो जानती थी कि अपनी भावनाओं के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। रोहन कभी नहीं समझेगा। उसे याद आया कि कैसे सुनीता जी ने उन्हें बच्चे पैदा करने से भी रोक दिया था। पहले बोली, जब तक अपना घर नहीं ले लेते, बच्चे की सोचना भी मत। और जब उन्होंने लोन लेकर घर ले लिया, तो कहने लगी, पहले लोन तो चुका दो, बच्चे पालना कोई मजाक है क्या? और रोहन ने हमेशा की तरह अपनी मां की हाँ में हाँ मिलाई। प्रिया का मां बनने का सपना एक सपना ही बनकर रह गया था। ये सोचते सोचते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुनीता जी का घर एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था। सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रिया की सांस फूल रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो कोई पहाड़ चढ़ रही है। रोहन दो दो सीढ़ियां एक साथ चढ़ता हुआ ऊपर निकल गया। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि प्रिया किस हाल में है। दरवाजा सुनीता जी ने ही खोला। प्रिया को देखते ही उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई। आ गई तुम? मैंने सोचा था आज भी कोई बहाना बना दोगी। उन्होंने प्रिया के झुके हुए सिर की तरफ देखकर कहा। प्रिया ने हिम्मत करके कहा, नमस्ते माँ जी, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। सुनीता जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, हाँ हाँ देख रही हूं, चेहरे का रंग तो उड़ा हुआ है। आजकल की लड़कियों में जान ही कहाँ होती है।
हमारे जमाने में तो हम घर और खेत सब संभालते थे और कभी उफ तक नहीं करते थे। वो बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ चली गई। प्रिया ने मदद के लिए रोहन की तरफ देखा, लेकिन वो अपनी मां के पीछे पीछे सोफे पर जाकर बैठ चुका था और टीवी देखने लगा था। घर में अजीब सी बांस फैली हुई थी। किचन के सिंक में झूठे बर्तनों का ढेर लगा था और मेज पर रात की बची हुई रोटियां पड़ी थीं। प्रिया को देखकर ही उबकाई आने लगी। सुनीता जी ने चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा, जाओ बहू, पहले पूरा घर साफ कर दो, मुझसे अब यह सब नहीं होता। प्रिया की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने दबी आवाज में कहा, माँ जी मैं आज नहीं कर पाऊंगी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। यह सुनना था कि सुनीता जी का पारा चढ़ गया। क्या? तुम काम नहीं करोगी? इसीलिए तुम्हें इस घर में लाए थे। मेरे बेटे को तो कोई भी मिल जाती। वो तो उसका बड़प्पन है कि तुम जैसी गांव की लड़की से शादी कर ली। उनके शब्द प्रिया के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। रोहन वहीं बैठा सब सुन रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां मौजूद ही नहीं है। प्रिया को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही है। उसे अपने अस्तित्व पर ही शर्म आने लगी। क्या उसकी यही पहचान थी? एक नौकरानी जिससे कोई भी कुछ भी कह सकता है। प्रिया से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपना पर्स उठाया और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरे कहां जा रही हो? सुनीता जी पीछे से चिल्लाई। रोहन, रोक इसे, कितनी बदतमीज हो गई है ये लड़की। रोहन उठा, लेकिन उसने प्रिया को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस इतना कहा, प्रिया, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, मां नाराज हो जाएंगी। प्रिया रुकी। उसने मुड़कर रोहन की आंखों में देखा और पहली बार उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। तुम्हारी मां तो हमेशा ही नाराज रहती है रोहन, लेकिन आज मैं खुद से और नाराज नहीं हो सकती। ये कहकर वो तेज कदमों से सीढ़ियां में उतर गई। नीचे सड़क पर आकर उसे एहसास हुआ कि वो कांप रही है। गुस्सा, बेबसी और दुख, सारी भावनाएं एक साथ उस पर हावी हो रही थीं। उसने एक ऑटो रोका और बिना सोचे समझे उसमें बैठ गई। कहां जाना है मैडम? ऑटो वाले ने पूछा। प्रिया के मुंह से बस एक ही नाम निकला, मरीन ड्राइव। उसे उस वक्त समंदर के सिवा और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। मरीन ड्राइव पर शाम की भीड़ जमा होने लगी थी। समंदर की ठंडी हवा प्रिया के चेहरे से टकराई तो उसे थोड़ा सुकून मिला। वो एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गई और डूबते हुए सूरज को देखने लगी। लहरों का शोर उसके अंदर के तूफान को शांत कर रहा था। उसे लगा जैसे ये लहरें उसकी सारी तकलीफों को अपने साथ बहाकर ले जा रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई। वो रोहन से प्यार करती थी, लेकिन क्या वो प्यार इस अपमान को सहने के लिए काफी था? क्या वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही घुट घुट कर जी सकती है? तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा और गहराने लगा। उसे लगा जैसे बेंच घूम रही है और समंदर का शोर दूर होता जा रहा है। उसके हाथ से पर्स छूटकर नीचे गिर गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो बेहोश होकर बेंच से नीचे गिर पड़ी। आसपास के लोग चिल्लाने लगे। भीड़ में से कोई चिल्लाया, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, इन्हें क्या हो गया? जब प्रिया की आंख खुली तो उसने खुद को एक सफेद कमरे में पाया। उसके हाथ में एक ड्रिप लगी हुई थी और बगल की मशीन से बीप बीप की आवाज आ रही थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक शांत और गंभीर आवाज सुनाई दी। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? प्रिया ने सिर घुमाया। उसके बिस्तर के पास सफेद कोट पहने एक डॉक्टर खड़े थे। उनकी उम्र करीब 40 साल होगी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता और दया का भाव था। मैं कहाँ हूं? प्रिया ने घबराई हुई आवाज में पूछा। आप सिटी जनरल हॉस्पिटल में हैं। आपका नाम प्रिया है ना? आपके पर्स में मिले कार्ड से पता चला। डॉक्टर ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। आप मरीन ड्राइव पर बेहोश हो गई थीं। मैं भी वहीं था। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम है। प्रिया को धुंधला धुंधला याद आया। वो बेंच, समंदर और फिर अंधेरा। क्या हुआ था मुझे? उसने पूछा। डॉक्टर विक्रम ने एक गहरी सांस ली। हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। तब तक आप आराम कीजिए। उनकी बातों में तसल्ली थी,
लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। अगले 2 दिन प्रिया के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। उसके कई तरह के टेस्ट हुए, खून की जांच, एमआरआई, सीटी स्कैन। हर टेस्ट के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे कुछ बहुत गलत होने का एहसास हो रहा था। वार्ड में उसके साथ 2 और महिलाएं थीं। एक का नाम आशा था और दूसरी का लता। वे दोनों बहुत मिलनसार थीं। उन्होंने प्रिया को अकेला और डरा हुआ देखा तो उससे बातें करने लगीं। आशा जी ने अपने घर से आया खाना प्रिया के साथ बांटा। खा ले बेटी, अस्पताल के खाने से ताकत नहीं आएगी, उन्होंने मां की तरह कहा। लता जी ने अपने बच्चों के मजेदार किस्से सुनाकर प्रिया को हंसाने की कोशिश की। उन 2 दिनों में प्रिया को उन अजनबी औरतों से वो अपनापन मिला जो उसे अपने पति और सास से कभी नहीं मिला था। वो सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब है। जिन्हें हम अपना समझते हैं वो परायों जैसा व्यवहार करते हैं और पराये अपने बन जाते हैं। तीसरे दिन शाम को डॉक्टर विक्रम रिपोर्ट लेकर आए। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी, लेकिन आज उनकी आंखें ज्यादा उदास लग रही थीं। उन्होंने आशा और लता जी को इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। जब कमरे में सिर्फ वो और प्रिया रह गए, तो वो एक स्टूल खींचकर प्रिया के बिस्तर के पास बैठ गए। प्रिया जी, मैं जो कहने जा रहा हूं, उसे सुनने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए होगी। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आपकी रिपोर्ट आ गई है और वो अच्छी नहीं है। डॉक्टर विक्रम ने रुककर कहा, आपको एक बहुत ही रेयर और एडवांस स्टेज का कैंसर है। ये आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। इसका इसका मतलब क्या है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर विक्रम ने नजरें झुका ली। इसका मतलब है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, शायद 2 महीने। ये सुनते ही प्रिया की दुनिया उजड़ गई। उसे लगा जैसे वो एक गहरे अंधेरे कुएं में गिरती जा रही है, जहां से कोई वापसी नहीं है। प्रिया को होश नहीं था कि वो कितनी देर तक रोती रही। डॉक्टर विक्रम चुपचाप वहीं बैठे रहे, उसे सांत्वना देते रहे। जब उसके आंसू सूखे तो डॉक्टर विक्रम ने कहा, मैंने आपके पति को फोन किया था, वो आ रहे हैं। प्रिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसे अब किसी के आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ी देर बाद रोहन कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने डॉक्टर विक्रम से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है, सब ठीक तो है? डॉक्टर विक्रम ने उसे इशारे से बाहर चलने को कहा। प्रिया ने दरवाजा बंद होने से पहले उनकी बातें सुन ली। डॉक्टर विक्रम रोहन को सब कुछ बता रहे थे। प्रिया इंतजार कर रही थी कि रोहन अंदर आएगा, उसे गले लगाएगा, कहेगा कि वो उसके साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोहन अंदर आया, लेकिन वो प्रिया के पास आने के बजाय खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, इसका इलाज इलाज में कितना खर्चा आएगा? प्रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी मौत की खबर सुनकर उसके पति को सिर्फ पैसों की चिंता थी। प्रिया ने उस रात एक फैसला किया। वो अस्पताल में रहकर अपनी बची खुची जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। उसने डॉक्टर विक्रम से कहा कि वो घर जाना चाहती है। डॉक्टर विक्रम ने उसे बहुत समझाया। प्रिया जी, हम कोशिश कर सकते हैं। कुछ थेरेपी से शायद आपको थोड़ा और वक्त मिल जाए। लेकिन प्रिया ने अपना मन बना लिया था। किसके लिए डॉक्टर? किसके लिए और वक्त चाहिए मुझे? उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। अगले दिन रोहन उसे घर ले आया। घर पहुंचकर प्रिया को एक और झटका लगा। रोहन ने अपना सारा सामान उनके बेडरूम से निकालकर गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया था। तुम्हें आराम की जरूरत होगी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब न करूं, उसने सफाई देते हुए कहा। प्रिया कुछ नहीं बोली। वो समझ गई थी कि रोहन अब उसे छूने से भी डरता है, जैसे वो कोई बीमारी हो, इंसान नहीं। उस रात प्रिया अपने ही घर में अपने ही बिस्तर पर अकेली सोई। उसे लगा जैसे वो दुनिया की सबसे अकेली इंसान है। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला तो सामने सुनीता जी खड़ी थीं।
उनके चेहरे पर दुख का नकाब था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कैसी है तू बेटी? उन्होंने प्रिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। प्रिया चुपचाप उन्हें अंदर ले आई। सुनीता जी सोफे पर बैठ गई और बोली, सुना मैंने सब। बहुत बुरा हुआ। भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर चलता है। फिर उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगी। अब जो होना है वो तो होकर रहेगा। तू रोहन के भविष्य के बारे में सोच। बेचारे की तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर तू उसे इतनी तकलीफ में देखेगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। प्रिया उनकी बातें सुन रही थी और उसे घिन आ रही थी। यह औरत उसके मरने का इंतजार कर रही थी ताकि उसका बेटा अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सके। सुनीता जी ने आगे कहा, मेरा मतलब है तुझे उसे आजाद कर देना चाहिए। उसे इस बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। उस शाम जब रोहन घर आया तो वो कुछ बेचैन लग रहा था। उसने बात शुरू करने से पहले कई बार खांसा। प्रिया, मां आई थी आज? उसने पूछा। प्रिया ने बस सिर हिला दिया। देखो प्रिया, मैं और मास तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। इस शहर की भीड़-भाड़ और प्रदूषण में तुम्हारी तबीयत और खराब होगी। रोहन ने भूमिका बांधी। तुम्हारे गांव में तुम्हारा पुराना घर है ना, देवगढ़ में। वहां की हवा कितनी साफ है, खुला माहौल है। तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा। प्रिया खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वो समझ गई थी कि यह फैसला उसका नहीं, उसकी मां का है। रोहन तो बस उसे सुना रहा था। तुम मुझे वहां मरने के लिए भेजना चाहते हो, है ना? प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा। रोहन घबरा गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम अपने आखिरी दिन शांति से गुजारो। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। उसके शब्द खोखले थे और प्रिया यह जानती थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, ले चलो मुझे। उसने लड़ने की आखिरी इच्छा भी छोड़ दी थी। मुंबई से देवगढ़ का रास्ता 3 घंटे का था। पूरे रास्ते रोहन और प्रिया के बीच कोई बात नहीं हुई। रोहन रेडियो पर गाने बदलता रहा, जैसे वो उस खामोशी को तोड़ना चाहता हो जो कार में भर गई थी। प्रिया बाहर खेतों और पेड़ों को देख रही थी। हर एक पेड़, हर एक मोड़ उसे उसके बचपन की याद दिला रहा था। ये वही रास्ता था जिससे वो हर छुट्टी में अपनी दादी के पास आती थी। तब यह रास्ता कितना खुशनुमा लगता था और आज आज यह रास्ता उसे उसकी मौत की तरफ ले जा रहा था। गाड़ी जब गांव में पहुंची तो सूरज ढल रहा था। रोहन ने गाड़ी एक पुराने बंद पड़े घर के सामने रोकी। यही प्रिया का पुश्तैनी घर था। रोहन ने गाड़ी से प्रिया का बैग निकाला और दरवाजे के पास रख दिया। चाबी है तुम्हारे पास? उसने पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं चलता हूं। ऑफिस से छुट्टी लेना मुश्किल है, उसने बहाना बनाया। वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। उसने प्रिया की तरफ देखा तक नहीं, बस गाड़ी में बैठा और उसे धूल के गुबार में अकेला छोड़कर चला गया। प्रिया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर सालों की जमी हुई धूल और मकड़ी के जाले थे। घर में एक अजीब सी सीलन की गंध थी। उसने अपना बैग एक कोने में रखा और वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे लगा जैसे यह घर नहीं, कोई कब्र है जिसमें उसे जिंदा दफना दिया गया है। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने आप पर, अपनी किस्मत पर, रोहन पर, सब पर गुस्सा आ रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। प्रिया ने सोचा, शायद रोहन लौट आया है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने उम्मीद से दरवाजा खोला, लेकिन सामने एक अनजान चेहरा था। एक आदमी जिसकी उम्र भी प्रिया के आसपास ही होगी, फटे पुराने कपड़ों में खड़ा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखों में एक हैरानी का भाव था। तुम तुम प्रिया हो ना? गालका, उसने अपनी देहाती भाषा में पूछा। प्रिया ने उसे पहचानने की कोशिश की। फिर उसे याद आया, विकास, तुम विक्की हो। यह विकास था, उसका बचपन का दोस्त और क्लासमेट। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। विकास की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी। हाँ, मैं ही हूं। अरे तू यहां कैसे? और ये हाल बना रखा है रो रो कर, उसने अंदर आते हुए कहा। प्रिया उसे क्या बताती। उसने बस इतना कहा, बस कुछ दिन के लिए आई हूं। विकास ने घर के अंदर नजर दौड़ाई। ये क्या हाल बना रखा है घर का?
रुक, मैं अभी आता हूं। वो ये कहकर चला गया और आधे घंटे बाद अपनी पत्नी मीरा और 3 छोटी-छोटी बेटियों के साथ लौटा। मीरा के हाथ में खाने की थाली थी और झाड़ू पोंछे का सामान भी। नमस्ते दीदी, भैया ने बताया आप आई हैं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा अपनापन था। अगले 2 घंटे में विकास और उसके परिवार ने मिलकर पूरे घर की कायापलट कर दी। मीरा ने घर साफ कर दिया। विकास ने बाहर की झाड़ियां काटी और उनकी बेटियों ने प्रिया के आसपास रहकर उसे हंसाने की कोशिश की। प्रिया सालों बाद किसी के साथ इतना सहज महसूस कर रही थी। उस रात मीरा के हाथ की बनी रोटी सब्जी खाते हुए प्रिया को लगा जैसे उसने अमृत खा लिया हो। अगले कुछ दिन प्रिया ने विकास और उसके परिवार के साथ बिताए। उसे पता चला कि विकास खेती करता है, लेकिन सूखे और कर्ज की वजह से बहुत परेशान है। मीरा घर संभालती है और थोड़ी बहुत सिलाई का काम करती है। गरीबी के बावजूद उनके परिवार में बहुत प्यार और संतोष था। एक शाम प्रिया और विकास घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। विकास ने बताया कि उसका एक सपना है। वो एक छोटा सा ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है। शहर में देसी अंडों और चिकन की बहुत मांग है प्रिया। अगर मैं ये काम शुरू कर सका तो मेरे सारे कर्ज उतर जाएंगे और मैं अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगा। उसने अपनी आंखों में एक सपना लिए कहा, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा चाहिए जो मेरे पास कभी नहीं होगा। प्रिया उसकी बातें सुन रही थी। उसे अपने बैंक अकाउंट की याद आई, जिसमें उसके और रोहन के जोड़े हुए कुछ पैसे पड़े थे। वो पैसे उन्होंने एक नई कार के लिए बचाए थे। एक ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा। अगली सुबह प्रिया ने विकास को बुलाया। उसने अपने बैग से एक बैंक की पासबुक और एक चेकबुक निकाली। विकास, इसमें कुछ पैसे हैं। मैं चाहती हूं कि तुम ये पैसे ले लो और अपना पोल्ट्री फार्म का सपना पूरा करो। प्रिया ने चेक पर साइन करते हुए कहा। विकास हैरान रह गया। नहीं प्रिया, मैं ये नहीं ले सकता। यह तुम्हारा पैसा है। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। विकास, मेरे पास अब इन पैसों का कोई मोल नहीं है। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ कुछ हफ्ते बचे हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे जाने के बाद कोई तो मुझे अच्छे से याद करे। यह समझ लो कि यह मेरी आखिरी इच्छा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक दृढ़ता थी। विकास और मीरा ने उसे बहुत मना किया, लेकिन प्रिया अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार उन्होंने वो पैसे ले लिए। उस दिन प्रिया को पहली बार लगा कि उसने अपनी जिंदगी का कोई सही फैसला लिया है। उसने अपनी मौत को एक नई शुरुआत में बदल दिया था। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उधर मुंबई में डॉक्टर विक्रम प्रिया को भूल नहीं पाए थे। उन्हें हर पल यह अफसोस होता था कि वो उसे बचा नहीं सके। एक दिन वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे गए हुए थे। वहां उनकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर शर्मा से हुई, जो एक बड़े कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते थे। बातों बातों में डॉक्टर विक्रम ने प्रिया के केस का जिक्र किया। डॉक्टर शर्मा ने पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर जो कहा, उससे डॉक्टर विक्रम के होश उड़ गए। विक्रम, जिस रेयर कैंसर की तुम बात कर रहे हो, उसी पर हमारी लैब में एक नई एक्सपेरिमेंटल थेरेपी का ट्रायल चल रहा है। इसके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमारे पास एक मरीज की जगह खाली है। अगर तुम्हारी पेशेंट मिल जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। यह सुनते ही डॉक्टर विक्रम के अंदर उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत फैसला किया। वो प्रिया को ढूंढेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जमीन आसमान एक करना पड़े। डॉक्टर विक्रम के लिए प्रिया को ढूंढना आसान नहीं था। उसका फोन बंद था। जब वो उसके फ्लैट पर गए तो पड़ोसियों ने बताया कि रोहन ने वो फ्लैट किराए पर दे दिया है और खुद अपनी मां के साथ रहने चला गया है। एक पड़ोसी, जो सुनीता जी से बहुत तंग थी, ने उन्हें बताया कि उन्होंने रोहन को प्रिया को किसी गांव ले जाते हुए देखा था। बहुत पूछने पर उसे गांव का नाम याद आया, देवगढ़। डॉक्टर विक्रम ने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी उठाई और देवगढ़ की ओर निकल पड़े। रात के अंधेरे में गांव ढूंढना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब वो गांव पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। उन्होंने एक घर के बाहर गाड़ी रोकी
और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा विकास ने खोला। एक अजनबी को इतनी रात में देखकर वो चौंक गया। कौन है आप? उसने पूछा। मैं डॉक्टर विक्रम हूं। मैं मुंबई से आया हूं। क्या आप प्रिया को जानते हैं? डॉक्टर विक्रम ने पूछा। विकास की आंखों में शक था, लेकिन जब डॉक्टर विक्रम ने सब कुछ बताया तो वो उन्हें अंदर ले गया। प्रिया सो रही थी। विकास ने उसे नहीं जगाया। उसने डॉक्टर विक्रम को रात में अपने ही घर में रुकने के लिए कहा। अगली सुबह जब प्रिया उठी और उसने डॉक्टर विक्रम को अपने सामने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर, आप यहां? वो हैरान थी। डॉक्टर विक्रम ने उसे पुणे में चल रहे ट्रायल के बारे में सब कुछ बताया। प्रिया जी, मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है। इस इलाज की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह एक मौका है, एक उम्मीद है। आपको यह मौका लेना होगा। आपको लड़ना होगा। प्रिया खामोश थी। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो फिर से उस दर्द और तकलीफ से नहीं गुजरना चाहती थी। तभी मीरा उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, दीदी, आपको यह करना होगा। अपने लिए नहीं तो हमारे लिए कीजिए। आपने हमें एक नई जिंदगी दी है। अब आपको अपनी जिंदगी को भी एक मौका देना होगा। विकास और उसकी बेटियों की आंखों में भी वही उम्मीद थी। प्रिया ने उन सब की आंखों में देखा और उससे लगा कि वो उन्हें निराश नहीं कर सकती। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैं लड़ूंगी। अगले कुछ महीने प्रिया के लिए बहुत मुश्किल थे। कीमोथेरेपी और नई दवाइयों ने उसके शरीर को तोड़कर रख दिया था। उसके बाल झड़ गए, वो बहुत कमजोर हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर विक्रम हर पल उसके साथ थे। वो सिर्फ उसके डॉक्टर नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े सहारे बन गए थे। वो घंटों उसके पास बैठकर उससे बातें करते, उसे हंसाने की कोशिश करते। विकास और मीरा भी हर हफ्ते उससे मिलने पुणे आते। वो अपने साथ गांव की ताजी सब्जियां और अपने फार्म के पहले अंडे लाते। वो उसे बताते कि उनका काम कितना अच्छा चल रहा है। उनकी बातें सुनकर प्रिया को एक नई ताकत मिलती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद है। धीरे धीरे इलाज का असर दिखने लगा। प्रिया की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर हैरान थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रिया मौत के मुंह से वापस आ रही थी। पूरा 1 साल बीत गया। इस 1 साल में सब कुछ बदल चुका था। प्रिया अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसका कैंसर खत्म हो चुका था। वो अब मुंबई नहीं लौटी, बल्कि देवगढ़ में ही बस गई। उसने विकास और मीरा के साथ मिलकर उनके छोटे से फार्म को एक बड़े बिजनेस में बदल दिया था। वो अब अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सीधे मुंबई के बड़े बड़े स्टोर्स में सप्लाई करते थे। डॉक्टर विक्रम ने भी मुंबई का अपना बड़ा हॉस्पिटल छोड़कर देवगढ़ के छोटे से सरकारी क्लिनिक में काम करना शुरू कर दिया था। वो प्रिया के बिना नहीं रह सकते थे। आज का दिन बहुत खास था। आज प्रिया और विक्रम की शादी थी, गांव के छोटे से मंदिर में, कुछ करीबी दोस्तों और गांव वालों के बीच। प्रिया ने नीले रंग की साड़ी पहनी थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जिंदगी की चमक। विकास और मीरा उसके माँ बाप की तरह सारे इंतजाम देख रहे थे और उनकी बेटियां अपनी प्रिया मासी के आसपास तितलियों की तरह घूम रही थीं। उसी दिन मुंबई से एक गाड़ी देवगढ़ की ओर आ रही थी। गाड़ी में रोहन और उसकी मां सुनीता जी बैठे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि हम इस मनहूस गांव में क्यों जा रहे हैं, सुनीता जी मुंह बनाकर बोली। रोहन ने झुंझलाकर कहा, मां, कितनी बार बताऊं? वकील ने कहा है कि जब तक प्रिया का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, हम वो फ्लैट बेच नहीं सकते। गांव के सरपंच से लिखवाकर लाना पड़ेगा कि उसकी मौत हो चुकी है। 1 साल हो गया था और उन्हें पूरा यकीन था कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। बस एक बार यह काम हो जाए, फिर हम उस पैसे से एक बड़ी गाड़ी लेंगे और नया घर खरीदेंगे। सुनीता जी सपनों में खो गईं। रोहन गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे कभी कभी प्रिया का ख्याल आता था, लेकिन फिर वो अपनी मां की बातें सोचकर अपने दिल को पत्थर बना लेता। उसने सोचा, बस आज का दिन, और फिर प्रिया का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जब रोहन और सुनीता जी गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा
कि गांव के मंदिर के पास बहुत भीड़ है। ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग नाच गा रहे थे। लगता है गांव में कोई त्योहार है, सुनीता जी ने कहा। रोहन ने एक कोने में गाड़ी रोकी। तुम यहीं रुको, मैं सरपंच को ढूंढ कर आता हूं, उसने कहा। वो गाड़ी से उतरा और भीड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, उसकी नजरें एक जोड़े पर पड़ी जो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। दुल्हन ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा देखकर रोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो वो प्रिया थी, लेकिन यह कैसे हो सकता है? वो तो वो जिंदा थी और वो इतनी खुश, इतनी स्वस्थ लग रही थी। उसके बगल में जो दूल्हा खड़ा था, उसे भी रोहन ने पहचान लिया। वो वही डॉक्टर था, डॉक्टर विक्रम। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसे जोर का तमाचा मारा हो। वो वहीं जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। सुनीता जी को जब बहुत देर तक रोहन नहीं दिखा, तो वो खुद गाड़ी से उतरकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। उन्होंने भी वही देखा जो रोहन ने देखा था, प्रिया जिंदा और एक दुल्हन के रूप में। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह चुड़ैल, ये मरी नहीं, वो गुस्से में चिल्लाई। उनकी आवाज सुनकर सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। प्रिया और विक्रम ने भी उन्हें देख लिया। प्रिया एक पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया और उसे हिम्मत मिली। रोहन और सुनीता जी उनकी तरफ बढ़े। प्रिया, तुम जिंदा हो? तुमने हमें धोखा दिया, रोहन ने चिल्लाकर कहा। प्रिया ने शांति से जवाब दिया, धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया था रोहन। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। गांव वाले, जो अब तक सब समझ चुके थे, गुस्से में रोहन और सुनीता जी को घूरने लगे। विकास आगे आया और बोला, निकल जाओ यहां से। इस गांव में तुम जैसे पत्थर दिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। रोहन और सुनीता जी की पूरी गांव के सामने बेइज्जती हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यह मेरा घर है, यह मेरी पत्नी थी, मैं इसे लेकर रहूंगा। रोहन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर विक्रम उसके सामने आकर खड़े हो गए। वो अब तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम लोग कानूनी तौर पर अलग हो चुके हो और ये घर भी अब प्रिया का है। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। रोहन को याद आया कि उसने प्रिया के भेजे हुए तलाक के कागजों पर बिना पढ़े ही साइन कर दिए थे। यह सोचकर कि वो तो वैसे भी मरने वाली है, उसे अपनी बेवकूफी पर रोना आ रहा था। उसने सब कुछ खो दिया था, उसकी पत्नी, उसका घर, उसका पैसा। सुनीता जी उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले गईं। चल यहां से नालायक, तेरी वजह से आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है, वो बड़बड़ा रही थी। गांव वाले उन्हें नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, जब तक कि उनकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उनके जाने के बाद माहौल में छाई उदासी को ढोल की आवाज ने तोड़ दिया। विकास ने जोर से कहा, चलो भाइयों, आज हमारी प्रिया दीदी की नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। जश्न मनाओ। और फिर से नाच गाना शुरू हो गया। प्रिया ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने उन सभी लोगों को देखा जो उसके आसपास खड़े थे, विक्रम, विकास, मीरा, उनकी बेटियां और पूरा गांव। ये सब अब उसका परिवार थे। उन्होंने उसे तब अपनाया था जब उसके अपने ने उसे ठुकरा दिया था। उसे एहसास हुआ कि भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। बस हमें उस दरवाजे को देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने उसे सिर्फ एक नई जिंदगी ही नहीं दी थी, बल्कि जिंदगी जीने का एक नया मतलब भी दिया था। और इस तरह प्रिया की कहानी का अंत वहां नहीं हुआ जहां रोहन ने सोचा था, बल्कि वहां से तो उसकी असली कहानी शुरू हुई थी। रोहन और उसकी मां को उनकी करनी का फल मिला। उन्हें न तो फ्लैट मिला और न ही मन की शांति। वहीं दूसरी ओर प्रिया ने प्यार, सम्मान और एक ऐसा परिवार पाया जो सच में उसका अपना था। उसने सीखा कि जिंदगी हमें चाहे कितने भी गहरे गड्ढे में गिरा दे, अगर हमारे अंदर हिम्मत और जीने की इच्छा है, तो कोई ना कोई हाथ हमें थामने के लिए जरूर आगे आता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चमत्कार होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको प्रिया की कहानी से क्या प्रेरणा मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या आप रोहन को माफ कर पाते?